स्टूडेंट्स, आज हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम टर्म एसी टेंसले ने 1935 में प्रपोज की थी। उन्होंने बताया था कि इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स के इंटीग्रेशन से बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनके आपस में इंटरेक्शन से एक सिस्टम बनता है जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक में क्लाइमेटिक फैक्टर्स और एडाफिक फैक्टर्स होते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर में रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर, वाटर, ह्यूमिडिटी आते हैं और एडाफिक फैक्टर में सॉइल, पीएच, मिनरल्स एंड टोपोग्राफी होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स को हम फिर से डिवाइड करते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स में। कंज्यूमर्स को वापस डिवाइड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स की। एबायोटिक फैक्टर्स में मेनली क्लाइमेटिक और एडाफिक फैक्टर्स होते हैं। और एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से? विंड, सनलाइट, सॉइल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर एंड वाटर। सबसे पहली बात करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर की। क्लाइमेटिक फैक्टर में हमने देखा था कि रेनफॉल, लाइट, विंड, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होते हैं और ये किस टाइप से एनिमल्स और प्लांट को अफेक्ट करते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर का पहला आता है प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल। अब जो सॉइल वाटर होता है इसका मेन सोर्स प्रेसिपिटेशन होता है और रेनफॉल के द्वारा ही जब बारिश होती है तभी एनिमल्स को और प्लांट्स को वाटर मिलता है। अब हर जगह बरसात अलग अलग होती है और हर साल में जो बरसात का अमाउंट होता है वो भी अलग अलग होता है। जो एनुअल रेनफॉल होता है वो किसी रीजन के अंदर वेजिटेशन के टाइप को डिटरमाइन करता है और अलग अलग रीजन में कितनी बरसात पड़ती है, बरसात की कितनी क्वांटिटी हुई है, उस हिसाब से वहाँ की वेजिटेशन ग्रो करती है। जो मॉइस्ट क्लाइमेट होता है वहाँ के प्लांट्स की लॉन्गिटिविटी ज़्यादा होती है ड्राई क्लाइमेट के कंपैरिजन में। सेकेंड फैक्टर हम पढ़ते हैं लाइट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को अफेक्ट करता है। अब एनिमल्स पर इसका क्या इफेक्ट होता है और प्लांट पर क्या इफेक्ट होता है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट। इफेक्ट ऑन क्लोरोफिल सिंथेसिस। लाइट की प्रेजेंस में ही क्लोरोफिल का सिंथेसिस होता है। क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और लाइट की प्रेजेंस में ही इसका सिंथेसिस होता है। इफेक्ट ऑन नंबर एंड पोजीशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लाइट की प्रेजेंस होगी तो ही क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज़्यादा होगा। अब लीव्स की अपर सरफेस पर जहाँ लाइट डायरेक्ट पड़ती है वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज़्यादा होता है जबकि लोअर सरफेस पर कम होता है। इसका मतलब लाइट जो है वो इसकी नंबर और पोजीशन को अफेक्ट करती है। इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब फूड बनाते हैं तो वो लाइट की प्रेजेंस में ही होता है। फिर हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन। प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है इसमें जो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो केल्विन ने बताया था कि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होती है वो हायर लाइट इंटेंसिटी पर बढ़ती जाती है और लोअर लाइट इंटेंसिटी पर कम होती है। अब आता है इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। लाइट ऑक्सीजन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, इसके कारण प्लांट्स की शेप और साइज अफेक्ट होती है। फिर आता है इफेक्ट ऑन फोटोपीरियडिज्म। जो डे की लेंथ होती है उसके प्रति जो प्लांट का रेस्पॉन्स होता है उसे अपन फोटोपीरियडिज्म कहते हैं। इसके बेसिस पर 3 टाइप के प्लांट्स होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स जिनको एक दिन में 12 घंटे से ज़्यादा लाइट चाहिए होती है और शॉर्ट डे प्लांट्स जिनको एक दिन में 12 घंटे से कम लाइट चाहिए होती है और डे न्यूट्रल प्लांट जिनको डे लेंथ का लाइट का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है इसके ऊपर। अभी हमने प्लांट्स की बात की थी कि लाइट जो है वो प्लांट को कैसे अफेक्ट करती है। अब एनिमल्स को लाइट कैसे अफेक्ट करती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो होता है एनिमल में वो लाइट की इंटेंसिटी से बहुत प्रभावित होता है क्योंकि जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है जिससे मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाती है। इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन। लाइट जो है वो ब्रीडिंग एक्टिविटीज को भी इंड्यूस करती है कुछ एनिमल्स के अंदर और गोनाड्स के डेवलपमेंट को भी इंड्यूस करती है। फिर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट। लाइट कई बार जो होती है डेवलपमेंट के अंदर भी रोल प्ले करती है। कुछ केसेस के अंदर अपन देखें तो कुछ एनिमल में लाइट जो है डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करती है जबकि कुछ के अंदर उसको रिटार्ड करती है। लाइट पिगमेंटेशन को भी इंक्रीज करती है। जैसे कि आप देखते हो कि जो ट्रॉपिकल रीजन में ह्यूमन बींग रहते हैं उनके अंदर पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ उनकी स्किन में मिलेनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और जो टेम्परेट रीजन में रहते हैं उनके अंदर
स्किन का कलर लाइट होता है क्योंकि वहाँ पिगमेंटेशन कम होता है। फिर हम बात करते हैं लोकोमोशन की। कुछ लोअर एनिमल्स में होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं उसमें लाइट जो होती है वो लोकोमोशन की स्पीड को कंट्रोल करती है, उसे हम फोटोकाइनेसिस कहते हैं। इफेक्ट ऑन आइज, जैसे केव ड्वेलिंग एनिमल्स जो होते हैं, जो गुफा में रहते हैं, उसमें आइज का डेवलपमेंट जो होता है वो रूडिमेंट्री होता है या बहुत कम हो पाता है क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं पड़ती है इसलिए। अब बात करते हैं अपन विंड की। विंड एक वाइटल इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है जो प्लांट और दूसरे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है और ये किसी पर्टिकुलर रीजन की वाटर रिलेशन और लाइट कंडीशन को मॉडिफाई कर देता है। विंड क्या करता है कि वो प्लांट के फिजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेकर के आता है प्लांट में। अब इनके कारण क्या होता है कि अपरूटिंग ऑफ प्लांट हो जाती है। जब तेज हवाएं चलती है तो प्लांट्स जो होते हैं वो उखड़ जाते हैं, सॉइल का इरोजन हो जाता है या सॉइल का डिपोजिशन हो जाता है। और विंड ट्रांसपिरेशन को भी एक्सेलरेट करती है। जब ट्रांसपिरेशन एक्सेलरेट होगा तो वाटर का लॉस हो जाता है। इसके कारण क्या होगा कि ये सॉलिड मॉइस्चर को रिमूव कर देगा और इसी के कारण सॉइल इरोजन भी होता है विंड के कारण। और एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन होता है, इससे डेसिकेशन हो जाता है और एपिकल मेरिस्टम की डेथ हो जाती है। फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ हीट। लाइट की तरह जो हीट है वो भी एक एनर्जी की फॉर्म होती है। अब हीट को मेजर किस में करते हैं? कैलोरीज में मेजर करते हैं। और ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पर होते हैं। अब टेम्परेचर भी किस टाइप से प्लांट और एनिमल्स को अफेक्ट करता है इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि जो सेल एंड प्रोटोप्लाज्म को कैसे टेम्परेचर अफेक्ट करता है। डिफरेंट एंजाइम की प्रेजेंस में जो अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो इसके उसको टेम्परेचर अफेक्ट करता है। जैसे कि टेम्परेचर में थोड़ा सा भी राइज होता है या थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है और कभी कभी टेम्परेचर के बढ़ने पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज भी हो सकती है। बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होती है, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन डबल हो जाती है। इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट, कई एनिमल्स में और प्लांट्स के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो भी टेम्परेचर की तरह अफेक्ट होता है। अब जो एग और लार्वा का डेवलपमेंट होता है वो हॉट क्लाइमेट में हायर होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड क्लाइमेट। तो यहाँ पर अपन ने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लिया, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन ग्रोथ। जब टेम्परेचर में स्लाइट इंक्रीज होता है तो जो पॉइक्यूलोथर्मिक इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, टेम्परेचर में टेम्परेचर इंक्रीज को इंडिकेट करते हैं और जो सेवरल प्लांट्स के जो सिडलिंग होते हैं उस वक्त वो उसके हाइपोकोटाइल के इलोंगेशन को एक्सिबिट करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं इन शॉर्ट की टेम्परेचर जो है वो प्लांट की ग्रोथ को टेम्परेचर अफेक्ट करता है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाती है और जो मैचुरेशन होता है गोनाड का और गैमेटोजेनेसिस होता है उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, वो हर स्पीशीज में अलग होता है और ये इसको इंड्यूस करता है टेम्परेचर। अब बात करते हैं हम इफेक्ट ऑन मॉर्फोलॉजी की। अब अलग अलग साइंटिस्ट थे, जैसे जॉर्डन था, उन्होंने जॉर्डन रूल दिया था, एक बर्गमैन रूल था, एक एलेंस रूल था। उन जॉर्डन रूल के में बताया था जॉर्डन ने कि जो फिशेस लो टेम्परेचर वाटर रीजन में रहती हैं उनके अंदर वेस्टिब्यूल्स का नंबर कोल्ड टेम्परेचर में रहने वाली फिशेस से ज़्यादा होता है। और बर्गमैन ने बताया था कि जो होम्योथर्मिक एनिमल्स होते हैं कोल्डर क्लाइमेट के उनकी साइज बड़ी होती है। और एलन ने बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे टेल, स्नाउट और लेग्स, जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं वो कोल्ड क्लाइमेट में शॉर्ट होती है हॉट क्लाइमेट के कंपैरिजन में। इफेक्ट ऑन कलरेशन, ये ग्लोजर्स रूल्स ने बताया था कि जो बॉडी कलर होता है एनिमल का वो भी टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होता है। जो गर्म रीजन में रहते हैं, हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, वहाँ पर डार्कर पिगमेंटेशन होता है। वाटर, वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और ये लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वाटर की प्रेजेंस में ही होते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो भी वाटर का ही बना हुआ होता है, मैक्सिमम पार्ट उसका वाटर का होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल आर एज फॉलोज। अब हम यहाँ बात करते हैं कि हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं जिनको लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और जीरोफाइट्स जो होते हैं वो बिना पानी के भी लंबे टाइम तक रह सकते हैं। अब मीजोफाइट्स जो होते हैं जिनको मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। उसी टाइप से एनिमल्स जो होते हैं उनको भी वाटर के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर 3 में बांटा गया है, हाइड्रोसिल्स, जीरोसिल्स और मीजोसिल्स। हाइड्रोसिल्स जो होते हैं ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, उनको लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है।
और ये जो होते हैं वो बिना पानी के भी रह सकते हैं और इनको मॉडरेट क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। एडाफिक फैक्टर, एडाफिक फैक्टर में मेनली सॉइल आता है। सॉइल क्या है, तो सॉइल को अपन इस टाइप से डिफाइन करते हैं कि अर्थ क्रस्ट का कोई भी पार्ट जहाँ पर प्लांट्स की रूट्स प्रेजेंट होती हैं उसे हम बोलते हैं सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को हम दो मेजर फेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक, और दूसरा होता है मैचुरेशन एंड प्रोफाइल डेवलपमेंट। वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि लार्ज रॉक्स जो होती है वो स्मॉलर पीसेस में टूट टूट कर गिरने लगती है और एक फाइन पाउडर का फॉर्मेशन करती है, उसे हम बोलते हैं वेदरिंग। दूसरा होता है मैचुरेशन। मैचुरेशन प्रोसेस जो होता है वो सॉइल की प्रोफाइल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है और सॉइल के टाइप को डिटरमाइन करता है। ये वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। 4 मेजर मैचुरेशन प्रोसेस होते हैं। एक होता है मिलेनाइजेशन, पोर्जोलाइजेशन, ग्लेजेशन और पैटर्नाइजेशन। अब अपन यहाँ पर सबसे पहले मेलेनाइजेशन की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो ह्यूमस बनता है वो सॉइल की अपर लेयर में मिक्स हो जाता है और वो डार्क कलर की हो जाती है, इसे हम बोलते हैं मिलेनाइजेशन। और जो पोर्जोलाइजेशन होता है, जहाँ पर हाई रेनफॉल होता है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, लो टेम्परेचर होता है, वहाँ पर ह्यूमस जो होता है वो लीच हो जाता है अपर होरिजन से, और मिडिल जो बी होरिजन का मिडिल पार्ट होता है वहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाता है और एक हार्ड पैन बना देता है, उसे हम बोलते हैं पोर्जोलाइजेशन। और ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो बहुत कोल्ड क्लाइमेट होता है वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर होता है जो रॉक लेयर के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, वो कंटिन्यूसली पार्टली जो वेदर्ड मिनरल मैटर होता है उसके साथ में रिएक्ट करता है और मिनरल्स का वो हाइड्रोलाइसिस और रिडक्शन कर देता है, जिससे कि एक हार्ड ग्ले होरिजन बनता है जिसे अपन बोलते हैं ग्लेजेशन। और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो वेरी हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर का डिके होता है और ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन से बेस का रिलीज होता है, जिससे कि जो सिलिका होती है उसकी सॉल्युबिलिटी, सिलिका सॉल्युबल हो जाती है और आयरन के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और मैंगनीज के ऑक्साइड बनने लग जाते हैं, जिसके कारण सॉइल रेड कलर की हो जाती है। सॉइल इरोजन, इसमें जो सॉइल इरोजन को हम क्रिपिंग डेथ ऑफ सॉइल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सॉइल का इरोजन हो जाता है, अपरदन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं। और ये मेनली कौन करता है, वाटर इरोजन और विंड इरोजन। तेज हवाएं चलती है तब सॉइल इरोजन होता है, तेज बरसात होती है तब भी सॉइल इरोजन होता है। और मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के लिए क्या है कि टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम कंसंट्रेटिंग एंड पासिंग थ्रू द स्लॉप, स्लॉप से पानी का बहाव कम हो और वाटर फ्लो का जो मोमेंटम है वो भी स्लो डाउन हो अलग अलग साइंटिफिक टेक्निक के थ्रू, और ऐसे मेथड को प्लान आउट किया जाए जिससे कि वाटर सॉइल के अंदर ज़्यादा, सॉइल जो है उस वाटर को ज़्यादा कंटेन करके रखें। ग्रोइंग वेजिटेशन कवर्स एंड देयर बाय टू मिनिमाइज द विंड वेलोसिटी, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ जिसके कारण विंड वेलोसिटी जो है वो मिनिमाइज हो, जिससे पेड़ कम उखड़े। टोपोग्राफिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर में अपन यहाँ पर जो मेन टोपोग्राफिक फैक्टर हैं वो 3 टाइप के अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस, सेकंड है स्टिफनेस एंड एक्सपोजर ऑफ द स्लॉप, और थर्ड है डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन चेन। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं, फर्स्ट आता है एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। जो सी लेवल के ऊपर एल्टीट्यूड जब बढ़ता है तो उसके कारण क्या होता है कि टेम्परेचर में डिक्रीज होता है। और स्टिफनेस एंड एक्सपोजर ऑफ द स्लॉप में क्या होता है, तो जो माउंटेन का स्लॉप होता है वो नेचर ऑफ वेजिटेशन को अफेक्ट करता है। जैसे कि अपन बात करते हैं कि नदर्न हेमिस्फेयर जो है, तो जो उसका साउथ फेसिंग जो है वो स्लॉप, साउथ फेसिंग स्लॉप जो है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सोलर रेडिएशन आती है नॉर्थ फेसिंग स्लॉप के कंपैरिजन में। और यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है, तो दिस मे बी ड्यू टू द फैक्ट दैट द स्टिप सदर्न स्लॉप रिसीव द सोलर रेडिएशन almost at right angle during the midday, whereas the northern slope receive only oblique rays during morning and evening hours. तो क्या हो रहा है कि ये सोलर रेडिएशन का जो डिफरेंस आ रहा है इसके कारण क्या होता है, वेजिटेशन जो है दो साइड के अंदर अलग अलग टाइप की वेजिटेशन आ रही है। फिर आता है डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन चेन। जो डायरेक्शन ऑफ माउंटेन चेन होती है वो भी रेनफॉल को अफेक्ट करती है उस एरिया की। अब बात करते हैं हम बायोटिक फैक्टर की। तो बायोटिक फैक्टर को मेनली हम प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर आगे पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में कौन आते हैं और कंज्यूमर्स की कैटेगरी में कौन आते हैं।
और एक होते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उस पर फीड करते हैं, उन्हें हम सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं। और ये बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, ये आप सब ग्रीन प्लांट्स देख रहे हैं, ये सब प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन्स फूड, जो अपना फूड खुद बनाते हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। अब प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में दो आते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फोटो मीन्स होता है लाइट, तो जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, उसे हम बोलते हैं फोटोट्रॉफ्स, जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ग्रीन एल्गीज आती है और सम बैक्टीरिया एंड फोटो जो होते हैं वो फोटोट्रॉफ्स होते हैं। कीमोऑटोट्रॉफ्स बहुत रेयर होते हैं और इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, केमिकल से मिलती है। जैसे इनको लाइट से मिलती है, इनको केमिकल से मिलती है, जैसे कि हाइड्रोजन, आयरन, सल्फर, इनसे मिलती है। इनमें आते हैं मेथनोजन्स। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं क्योंकि अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, हेटेरो फॉर अदर्स एंड ट्रॉफ मीन्स फूड, जो अपना फूड दूसरों से लेते हैं। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो 3 या 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स। ये वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, इनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं और इनको की इंडस्ट्री एनिमल्स भी कहा जाता है। इनमें आते हैं कैटल, डियर, गोट, रैबिट एंड हैर। मतलब जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं वो किस में आते हैं, प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स में। सेकेंडरी और सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ये वो एनिमल होते हैं जो हर्बीवोर्स को खाते हैं। इनमें इनको हम कार्निवोर्स भी कहते हैं, इसमें कैट, डॉग्स और फॉक्सेस आते हैं। टर्शियरी और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स, ये लार्जर कार्निवोर्स होते हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, इसमें आते हैं वॉल्स। क्वाटनरी और फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर्स होते हैं, ये लार्जेस्ट कार्निवोर्स होते हैं और ये किसको खाते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। और ये टॉप कंज्यूमर्स भी कहा जाता है इनको, क्योंकि ये किसी दूसरे एनिमल्स के द्वारा नहीं खाए जाते हैं। रिड्यूसर्स या डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, जो क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको ये खाते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स का जो डेड पार्ट्स होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उन पर ये फीड करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स या रिड्यूसर्स। थैंक यू।